Okay, students, we are going to class now. We are going to start the class. तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर write down the heading statistics in one shot. Write down the heading statistics in one shot. तो स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक्स के ज्यादातर गलत होते हैं, इसलिए आप स्टैटिक्स इन वन शॉट उसको समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चंस फिर ज्यादा से ज्यादा सही होने के चांसेस बन जाए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको 10 लगातार पढ़ना पड़ता है, 1 महीना लगातार पढ़ना पड़ता है, ये उस टाइप का टॉपिक नहीं है। अगर आप जस्ट जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उतनी बातें भी ढंग से समझ लेते हैं तो आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में हो जाएंगे। अब वो चाहे आपके बोर्ड्स एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का एग्जाम हो, आपको एक ही शॉट में समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे। सबसे बच्चों पहले आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में जो टर्म्स यूज होते हैं, सबसे पहले टर्म्स यूज होता है दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले बच्चों एग्जाम में ये वाला टर्म यूज होता है। तो बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 तरह के टर्म्स होते हैं। उसमें पहला टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मीन, दूसरा टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन, और तीसरा टर्म होता है मॉड। तो हो सकता है बच्चों आपको ऐसा लगे कि बिगिनिंग में क्लास काफी इजी है, लेकिन धीरे धीरे ये क्लास का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप सीधे जेईई मेंस के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब इसका हम लोग वन शॉट लेक्चर करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो हम लोग इस पूरे टॉपिक में 3 टर्म्स यूज करने वाले हैं। एक होगा मीन, मीडियन, मॉड, और इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स यूज करेंगे जैसे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनको कैसे यूज करेंगे, क्या इनका शॉर्टकट होगा, वो सब हम लोग देखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी को, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीचों बीच जो डाटा होता है, मिडिल डाटा जिसको हम कहते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 तरह के टर्म्स होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम मीन की बात करते हैं, अगर बच्चों सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ मीन की बात करते हैं, तो मीन का मतलब क्या होता है। मीन के सिंबल्स में काफी लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन का सिंबल बच्चों आप एक्स बार भी ले सकते हैं और म्यू भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों सीनियर क्लासेस में जो मीन का सिंबल होता है वो म्यू से ही लिया जाता है, और एग्जाम में जब म्यू का सिंबल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा जो मीन का सिंबल है वो म्यू है। अब बच्चों अगर मैं आपके पास यहाँ कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे दूं, जैसे 92, 96, 104, 101, 105, 99, 97, 108, और मैं आपसे पूछ लूं इसका मीन क्या होगा, तो आप कहोगे सर मीन निकालना काफी आसान है। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सबका हम सम कर देंगे, और सम करके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो सर इसका जो मीन होगा वो होगा 92 प्लस 96 प्लस 104 प्लस 101 प्लस 105 प्लस 99 प्लस 97 प्लस 108। इस तरह से बच्चों हम सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कितने हैं 8। इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो बच्चों यहां से मीन निकल आएगा। लेकिन अगर आप बच्चों इस तरह से मीन निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब आपको मीन आता ही नहीं है निकालना, क्योंकि अगर आप इस तरह से मीन निकालोगे तो आपको ऐड करने में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी और इतना टाइम टेकन चला जाएगा ये क्वेश्चन कि हो सकता है आप मीन में ही उलझे रह जाए। तो मीन निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपने शॉर्टकट मेथड कभी पढ़ा नहीं है, वो आपने पढ़ा है, लेकिन आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते हो कि उसको जरूरत के समय हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले आप बच्चों ये देखो कि आपका डाटा क्या है। आपने जो अपना डाटा लिखा है वो है 92, 96, 104, 101, 105, 99, 97, 108। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए कि ये जितने भी नंबर हैं, ये नंबर का जो, ध्यान से देखो ये नंबर किसके आसपास वेरी कर रहे हैं। ये 100 के आसपास वेरी कर रहे हैं। कुछ 100 प्लस है और कुछ 100 माइनस है, मतलब ये 100 के आसपास वेरी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों,
हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स इट 100, क्योंकि ये सारे नंबर 100 के आसपास ही लग रहे हैं। अगर ये सारे नंबर 100 के आसपास है तो हम एक नंबर अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं। बाय द वे आपको ये मेथड बताया भी जाता है, उसको आप लोग शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से अप्लाई करते थे। लेकिन उस समय आपको टीचर एज्यूम्ड मीन मेथड करके इतना बड़ा प्रोसेस बताता था कि आप देख के छोड़ देते थे, कहते थे डायरेक्ट मेथड जो है मीन निकालने का सबसे आसान मेथड है, जो मैंने इसके ऊपर आपको बताया। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट मेथड में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर नंबर्स आपके बड़े हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा बच्चों, जैसे आप नंबर्स देख लो तो उनमें से आसपास कोई एक नंबर एज्यूम कर लो। जैसे आप 101 भी एज्यूम कर सकते हो, 105 भी एज्यूम कर सकते हो, एक नंबर बीचों बीच का कोई भी एक एज्यूम कर लो। और अपने मन से भी आप कर सकते हो, जैसे ये सारे नंबर 100 प्लस या 100 माइनस, तो आप 100 भी एज्यूम कर सकते हो, 102 भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि सब ये 100 के आसपास। तो सबसे आसान है 100 को एज्यूम करना। तो आपने क्या किया, 100 को एज्यूम कर लिया। अब 100 को एज्यूम करने के बाद अब सारे नंबर्स का आप क्या निकालो, 100 से डेविएशन निकालो। यानी कि पहला नंबर है 92, अगर आप 92 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा -8 आएगा। और 96 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा, -4। 104 माइनस 100 करोगे तो क्या आएगा, 4। इसी तरह से बच्चों हर ऑब्जर्वेशन को -100 करते चले जाओ। जब आप करोगे बच्चों तो यहां पर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज पहले से कई ज्यादा आसान आपको नजर आएंगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, ये वैल्यूज पहले से कई ज्यादा 100 से माइनस करने पर आसान है। अब बच्चों मीन निकालना के लिए कुछ करना ही नहीं है। मीन क्या होता है बच्चों, मीन होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको हम लोग कहते हैं। आपने जो नंबर एज्यूम किया उसको लिख लीजिए 100 प्लस। अब आप ऊपर जितने भी नंबर देख रहे हैं इन सबको सम कर दीजिए। जब आप इन सबको सम करोगे तो ये काफी सारे टर्म्स आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, -4 + 4, -1 + 1। तो ये सारे टर्म्स काफी ज्यादा आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे। तो बच्चों कैंसिल होकर के जब आप इनको सम करोगे तो ये सिर्फ 2 आ रहा है, आप चेक कर लो। -4 + 4 से कैंसिल हो गया, चेक करो। -1 + 1 से कैंसिल हो गया, +8 -8 से कैंसिल हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या बचने वाला है। यहां पर अगर आप सबका सम करेंगे तो वो 2 बच रहा है। क्या बच रहा है कि नहीं बच रहा है, पहले आप उसको चेक कर लीजिए। और अगर नहीं बच रहा है तो मेरे को बताइए, क्योंकि 5 - 3 बचेगा 2, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8। तो बच्चों 100 + 2/8 आपने जैसे किया, ये आपका क्या निकल करके आ गया, मीन निकल के आ गया। 2/8 कितना होता है, 1/4, यानी ये मीन आपका निकल के आ गया 100.25। तो बच्चों अगर आप इस मेथड से मीन निकालते हैं तो आपके समय की काफी ज्यादा बचत हो जाएगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज अ वे टू फाइंड द मीन। तो बच्चों ये मीन निकालने के 2 मेथड आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। आपने एक पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, जो सभी लोग जानते हैं, मैंने जस्ट ऊपर बताया, सबका सम कर दो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो। और अभी आपने एक मेथड पढ़ा, इसको हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि आप सबसे पहले चेक कर लो कि कौन सा नंबर कहाँ के आसपास है। अगर आप देखोगे तो ये सारे नंबर 100 के आसपास ही वेरी कर रहे हैं, 100 प्लस है या 100 माइनस। तो हमने अपने मन से एक नंबर एज्यूम कर लिया 100 और हर ऑब्जर्वेशन को -100 कर दिया। तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आई हमने उनका मीन ले लिया और उसमें 100 ऐड कर दिया, आपके पास आपका मीन निकल करके आ गया। तो बच्चों अब आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि ये बात आपको कितनी डिफिकल्ट तौर पे समझाई जाती थी और आप कहते थे ये कोई शॉर्टकट मेथड है, इससे अच्छा तो डायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन बच्चों शॉर्टकट मेथड हम इसी को कहते थे जो एज्यूम्ड मीन मेथड था। और वाकई में शॉर्टकट था, लेकिन वो आपको टेबल बना बना के ऐसे डरा दिया जाता था कि आप सोचते थे अरे बाप रे इतना बड़ा मेथड है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक और मेथड मीन निकालने का एग्जिस्ट करता है जो हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग आगे हेडिंग डालने जा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दिस इज मीडियन। तो सभी बच्चे अब यहां पर हेडिंग डालेंगे मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चों, मिडिल नंबर। मीडियन का मतलब होता है रियलिटी में मिडिल नंबर। तो बच्चों जैसे हमने लिखा मीडियन, मीडियन का मतलब मिडिल नंबर।
अब इसमें करना क्या होता है, जैसे अगर आप लिखें स्टेप 1, इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। कहोगे सर ये तो वही वाला मीडियन है जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था। एग्जैक्टली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो बच्चों आपके पास डाटा दिया होगा उस डाटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 क्या होता है? फाइंड मिडिल ऑब्जर्वेशन। और मिडिल ऑब्जर्वेशन बच्चों किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है, यही तो होता है। तो बच्चों आप क्या कहते हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स, मान लीजिए अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या तरीका होता है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो मीडियन होती है बच्चों, वो आप कहते हो n/2th ऑब्जर्वेशन, और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का क्या कहते हो? मीन निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा? मीडियन निकल के आ जाएगा। और अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों ऑड होते हैं तो उस केस में क्या कहते हो? आप कहते हो जो n प्लस जो मीडियन होगा आपका, यानी कि m जो होगा, यानी कि मीडियन जो होगा आपका, वो क्या बन जाएगा? वो होगा डायरेक्टली n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वही आपका क्या होगा? मीडियन कहलाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मीडियन निकालने के लिए बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करना होता है, छोटा सा ही काम होता है। चलिए बच्चों हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन लेते हैं। अब आपके पास आता है मॉड। मॉड मतलब क्या होता है? मतलब जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है वही आपके मॉड को रिप्रेजेंट करती है। और हम लोग वन शॉट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10, 20, 10, 30, 20, 42, 40, 37। और बच्चों जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो आपने सीरीज लिखी है इसका मॉड क्या होगा, तो उसका मॉड निकालने में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कहोगे सर हम इसका मॉड 10 बताएं कि 20 बताएं, क्योंकि 10 भी 2 बार आ रहा है, 20 भी 2 बार आ रहा है, तो उसका मॉड क्या होगा? तो मॉड की डेफिनेशन होती है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही मॉड बन जाता है। लेकिन यहां पर 10 भी 2 बार है, 20 भी 2 बार है, तो इसका मॉड क्या होगा? 10 और 20 दोनों हो जाएगा। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा बच्चों? 10 और 20 दोनों ही इसके क्या होंगे? मॉड होंगे। तो बच्चों कंफ्यूजन क्लियर करिएगा, यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट था जो आपको नहीं बताया जाता है। अब बच्चों अब आपको एक नया टर्म सीखना होगा, ये वाले तो हम सभी लोग जानते हैं। अब बच्चों जो नया टर्म आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम है मीन डेविएशन। अब सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे मीन डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन क्या होता है और मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो बच्चों जो मीन डेविएशन होता है वो होता है समेशन मॉडुलस ऑफ xi माइनस मीन। मीन को बच्चों मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, x बार से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बच्चों होता है मीन डेविएशन। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि मैं मीन डेविएशन के लिए कुछ बातें आपको बता रहा हूं। मीन डेविएशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए सभी बच्चे, ठीक है बच्चों? जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए ये जो मीन डेविएशन है आपने निकालना है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन है। वैसे ही ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने जो डेविएशन निकाला है ऑब्जर्वेशन का वो किसके अबाउट निकालना है? म्यू। म्यू यानी कि मीन के अबाउट निकालना है। तो बच्चों ये क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन है, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है। और बच्चों अगर मीडियन कहा जाएगा तो वहां पे मीडियन आएगा म्यू की जगह। जैसे अगर आपसे कोई कहते मीन डेविएशन, तो ऑब्वियस सी बात है वो मीन डेविएशन अबाउट मीन है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि वो मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन आपसे निकलवाना चाह रहा है। लेकिन अगर सिर्फ कोई मीन डेविएशन लिख दे तो वो क्या होगा? वो मीन के ही अलोंग होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा, xi माइनस m होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो बच्चों हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखकर देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। बेसिकली देखिए, जैसे बच्चों हमने एक नंबर ले लिया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर है।
इस 5 नंबर से हमसे पूछा गया बताओ उनका मीन डेविएशन बताओ। तो मीन डेविएशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप मीन निकालिए इनका। तो बच्चों जब आप इनका मीन निकालोगे तो मीन क्या होगा? इन सबका सम, क्योंकि ये तो काफी इजी है, तो इन सबका सम कर दो और सम करके ये जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। तो बच्चों जब ऐसा करोगे तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो बच्चों ये कितना निकल के आया मीन? मीन आपका निकल के आया है 3। कितना निकल के आया? 3। तो उसको मीन के सिंबल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 3। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है इन्हीं सेम ऑब्जर्वेशन का। तो बच्चों मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? लिख लीजिए यहां पर, मीन डेविएशन अबाउट मीन। किस तरह से निकालेंगे बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन? आप कहोगे सर दिस इज वेरी इजी। इसके लिए सर अब आपने तरीका बताया था, देखिए आपकी स्क्रीन पे जस्ट ऊपर लिखा है कि हर ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करो। यानी बच्चों आप क्या करने वाले हो? आप करने वाले हो 1 - 3 पहला, और इसका मॉडुलस लेना चाहते हो, फिर 2 - 3, फिर 3 - 3, फिर 4 - 3, फिर 5 - 3। क्या है बच्चों आपको ये स्टेप्स क्लियर है कि आपने क्या किया यहां पर? मॉडुलस ऑफ xi - m डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं बच्चों? 5 है। अब बच्चों मॉडुलस इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो बच्चों ये वैल्यू जो निकल के आई है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 6/5 वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चों इसी को कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, किस तरह से निकाला जा सकता है। उसके बाद बच्चों आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में घूमते रहेंगे, और उसका नाम है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। आपसे कोई बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन के डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल जिनको आप देख करके परेशान हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों हेडिंग डालेंगे सभी लोग, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जैसे आपने मीन डेविएशन देखा अबाउट मीन, मीन डेविएशन देखा अबाउट मीडियन, अब आप देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको बेसिकली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं, और उसमें लिखते हैं हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस जो मीन होता है, मीन क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मीन का स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए आज की स्टेट में कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो डेविएशन होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है? ये जो बच्चों आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली मीन है। ये क्या है? मीन। अब बच्चों इसी तरीके से एक टर्म और भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, उसका नाम है वेरिएंस डेविएशन, या उसको हम सिंपली वेरिएंस के नाम से भी बुलाते हैं। दिस इज वेरिएंस डेविएशन। दिस इज वेरिएंस डेविएशन। इसको नॉर्मली बच्चों हम लोग वेरिएंस के नाम से भी पुकारते हैं। तो बच्चों जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप स्क्वायर रूट यहां से हटा दीजिए, और स्क्वायर रूट हटाते ही जो भी वैल्यू बन करके आएगी उसे हम कहेंगे वेरिएंस डेविएशन। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए कि मैंने स्क्वायर रूट यहां से हटा दिया है और बाकी अंदर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा हमेशा के लिए कि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्क्वायर होता है। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा का स्क्वायर होता है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों एक नया टर्म आता है, उस नए टर्म को भी देखिए यहाँ पे ध्यान से। नया टर्म है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये एग्जाम में भी यूज हुआ था। तो बेटा आदित्य आप बता सकते हैं कि
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका क्वेश्चन एग्जाम में था, आपको याद है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपने कैसे निकाला था आदित्य? यस सर। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? क्या होता है इसका फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। यस, तो बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है इसको हम लोग सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन म्यू इनटू 100। सब बच्चे ध्यान दें, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है वो उसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इससे हम जज क्या करते हैं, जरा वो बात लिख लीजिए जो एग्जाम में यूज हुई थी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से कुछ बात पूछी गई थी, तो आप उस बात को स्पेसिफिकली लिख लीजिए। द सीरीज having greater CV मतलब coefficient of variance is said to be more variable। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, the series having greater coefficient of variance is said to be more variable। और क्या कह सकते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्स, हम ये भी कह सकते हैं, कन्वर्स भी कह सकते हैं, उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि वो लेस कंसिस्टेंट है, वो लेस कंसिस्टेंट है, लेस यूनिफॉर्म है, लेस स्टेबल है, लेस होमोजीनियस है, आप ये भी कह सकते हैं। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या इंडिकेट करता है। यानी अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला, वो जितना ज्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना ज्यादा होगा, the series having greater coefficient of variance is said to be more variable। और हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो लेस कंसिस्टेंट होगी, लेस यूनिफॉर्म होगी, लेस स्टेबल होगी, लेस होमोजीनियस। बस ये इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मोर वेरिएबल सीरीज होगी, ये जितना कम होगा उतनी कम वेरिएबल्स की सीरीज होगी। ठीक है, तो जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारा कंसिस्टेंट बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा होमोजीनियस होगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना ज्यादा होगा उसका मतलब आप स्क्रीन पे लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जितना ज्यादा होगा उसका मतलब स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द सीरीज हैविंग ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सेड टू बी मोर वेरिएबल। वो आपकी सीरीज ज्यादा वेरिएबल होगी, और उसको हम और भी क्या कह सकते हैं, वो लेस कंसिस्टेंट होगी, लेस यूनिफॉर्म होगी, लेस स्टेबल होगी, लेस होमोजीनियस। और इसका उल्टा कैसे कहेंगे बच्चों, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम हो गया उसको हम कहेंगे द सीरीज हैविंग लेसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज सेड टू बी लेस वेरिएबल। और कन्वर्स कैसे कहेंगे, उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मोर कंसिस्टेंट, मोर यूनिफॉर्म, मोर स्टेबल, मोर होमोजीनियस। कब? जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते कैसे हैं, पहले तो आपको ये पता हो। तो आपके पास अलग अलग सीरीज दी जाती है, वहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, बस वहीं पे कंपैरिजन करके आपको इसी से जवाब देना है कि अगर जिसका ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा वो लेस स्टेबल होगी, जिसका कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगी। समझ गए आप? चलिए बच्चों, अब आप नई हेडिंग यहाँ पर डालिए, मैजिक टेबल। नई हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे यहाँ पर, मैजिक टेबल। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मैजिक टेबल। तो क्या होता है बच्चों मैजिक टेबल, इसको समझने की पूरी तरीके से कोशिश करें। तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं मैजिक टेबल। सबसे पहले हम उस टेबल को कैसे समझना है, कैसे ऑपरेट करना है, वो थोड़ा सा हम टेबल बना ही देते हैं। तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। तो बच्चों इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो इस टेबल पे बेस्ड ना हो। ऐसा जरूर होता है कि उसमें इस टेबल का यूज जरूर किसी ना किसी फॉर्म में किया जाता है। तो अब आप टेबल को समझना चालू कर लीजिए।
जैसे बच्चों यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन ऑब्जर्वेशंस xi, यहां पर मीन, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे होता है वेरिएंस। इस तरह की चीजें होती है। बच्चों आपने सुना होगा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, कभी भी आपने हो सकते हैं सुना हो, आपके पास कहा जाता है कि कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन ये है, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन में अगर 5 ऐड कर दिया जाता है तो मीन बताओ क्या हो जाए। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को पूरा करते हो, ऑब्जर्वेशन को मानते हो x1 x2 x3, फिर क्या करते हो, फिर कहा जाता है कि हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया है, तो आप नए ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज बना लेते हो, x1 + 5 x2 + 5 x3 + 5, ऐसे करके वैल्यूज बनाते हो। और जब आप मीन निकालते हो तो आपको पता पड़ता है कि ये जो मीन है वो पहले वाले ओरिजिनल मीन से 5 ज्यादा आ जाता है, बस यही निकल के आता है रिजल्ट। इसका मतलब बच्चों ये जो कई सारे रिजल्ट है जो मीन पे भी होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी होते हैं, वेरिएंस में भी होते हैं, तो वो बच्चों अगर हम इतना सारी वर्किंग ना करें, डायरेक्टली हमें पता पड़ जाए कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट मीन में, ओरिजिनल मीन से वो कैसे डिफर करेगा। अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए सब में हम 5 माइनस कर दें तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा ओरिजिनल वाले से, मीन से। और अगर हम किसी में मल्टीप्लाई कर दें 5 से या डिवाइड कर दें, तो बच्चों 4 तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं जो ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, ओरिजिनल वेरिएंस पे कैसे इफेक्ट डालेंगे वो डायरेक्टली आप समझ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल याद रखनी होगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए बच्चों यहाँ पे कि ऐड, लिखना स्टार्ट करिए, ऐड के टू ईच ऑब्जर्वेशन। आपने क्या किया, ईच ऑब्जर्वेशन में के को ऐड कर दिया। तो बच्चों जो मीन है आपका पहले वाला, उसमें भी आप के ऐड कर दो, आपको अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मीन पहले से गिवन था, उसने कहा हर ऑब्जर्वेशन में मैंने के ऐड कर दिया, तो बताओ नया मीन क्या होगा। मान लो पहला मीन अगर x बार है तो नया मीन हो जाएगा x बार प्लस के। ठीक है, समझ गए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन हो, ये दोनों ही अनचेंज्ड होते हैं, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम अपने ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दें। वेरिएंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे ही डिपेंड करता है। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास दिए हैं, अगर हम सब में कुछ ऐड कर दें तो मीन तो फर्क पड़ता है, वो तो ऐड हो जाएगा के से। अगर पहले x बार है तो नया मीन हो जाएगा x बार प्लस, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो वेरिएंस होता है उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अनचेंज रहते हैं। उसके बाद बच्चों देखो सब्ट्रैक्शन वाला भी देख लो बच्चों, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट के टू ईच ऑब्जर्वेशन। इधर ध्यान दो बच्चों, अगर हम के को सब्ट्रैक्ट करते हैं हर ऑब्जर्वेशन से तो ओरिजिनल मीन में क्या होगा, ओरिजिनल मीन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय के से। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, वो अनचेंज्ड रहेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वेरिएंस पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि बच्चों अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मीन भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है उसी सेम कांस्टेंट से, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और वेरिएंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कंसेप्ट्स कमाल के हैं, आपको मेहनत काफी कम करनी पड़ेगी अगर आप इसको याद रख ले जाते हैं तो। उसके बाद बच्चों देखो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया के टू ईच ऑब्जर्वेशन, आपने हर ऑब्जर्वेशन में बच्चों क्या किया, क्या कर दिया, के को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों मीन जो है पहले वाला जो आपका ओरिजिनल मीन था x बार, उसमें भी आप के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले अगर आपका मीन x बार तो अब हो जाएगा k इंटू एक्स बार। लेकिन बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में इस बार अनचेंज नहीं रहेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी मल्टीप्लाइड बाय के हो जाएगा, और जो वेरिएंस होगा वो मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना होगा क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर रहे हो तो वेरिएंस के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में चेंजेस करते हैं, यानी के को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीन भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जो होंगे ओरिजिनल, उनमें भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बच्चों अगर हम डिवाइड करते हैं के टू ईच ऑब्जर्वेशन तो क्या होगा? तो बच्चों मीन भी डिवाइड हो जाएगा के से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ये भी कैसे डिवाइड हो जाएंगे, और जो आपका वेरिएंस है वो के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं आपको उतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया कि क्या है मैजिक टेबल? इस मैजिक टेबल से आप बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम्स में हो सकते हैं। तो बच्चों कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको अभी कराने वाला हूं, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो जाइए। वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ही हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, रेडी फॉर द फर्स्ट एग्जाम। सबसे पहले आप ये टेबल जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल मैं इस टेबल से अब धीरे धीरे करूंगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसको, दिस इज एग्जाम्पल, लेकिन है ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है बच्चों, लेट एक्स आई, लिखा है लेट एक्स आई। जो बच्चों आई है वो आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक, 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड है। बी 10 ऑब्जर्वेशन, बी 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ random variable, of random variable x if summation xi minus p is equal to 3, जहां पे i जा रहा है 1 से लेकर के 10 तक, एंड समेशन xi माइनस p का होल स्क्वायर, जहां पे i जा रहा है 1 से लेकर के 10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। देन standard deviation, then standard deviation of these observations is, तो बच्चों बताओ, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको जवाब देना होगा। मैं आपको 4 आंसर्स यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। तो बच्चों आपका ए जो है आंसर है 4/5, बी आंसर है √3/5, सी आंसर है 9/10 और डी आंसर है 7/10। तो बच्चों आपके पास 4 तरह के जवाब दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बच्चों आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और बच्चों मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बता रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिक फॉर्मूले पे जाइए। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप वो लिख लीजिए, कोई दिमाग ना लगाइए, वो लिखिए। क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था समेशन xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस समेशन मीन, मीन क्या होता है? समेशन xi बाय n का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों अगर आप अपना डाटा देखेंगे ध्यान से, तो उस डाटा में कई सारी बातें छुपी हुई हैं। ये देखिए आपका डाटा। बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी जस्ट ऊपर वाली टेबल में चिल्ला चिल्ला के बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों मैंने देखो, मैंने उसमें साफ साफ लिखा है कि हर ऑब्जर्वेशन में अगर हम के को माइनस करें, चाहे हम के को सब्ट्रैक्ट करें, एक ही बात है, चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, आपने यहां पर जो डाटा लिखा है उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है? xi माइनस पी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप देखोगे कि पहला ऑब्जर्वेशन है xi माइनस 1 प्लस दूसरा ऑब्जर्वेशन है xi माइनस 2 प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन है xi माइनस 3। यही तो मतलब हुआ। तो बच्चों आप कर क्या रहे हो? आप हर ऑब्जर्वेशन में p को माइनस कर रहे हो, आप हर ऑब्जर्वेशन में p को माइनस कर रहे हो, यही तो कर रहे हो। और बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर आप p को माइनस करके जो रिजल्ट निकालोगे या बिना p माइनस किए जो रिजल्ट निकालोगे, यानी कहने का मतलब ये
कि बच्चों जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट होगा और माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, क्योंकि यही तो आपको टेबल ने बताया कि भैया अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में के को सब्ट्रैक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहता है। बताया कि नहीं आपको टेबल में, ये टेबल में बताया मैंने आपको। तो बच्चों जो आपके पास डाटा दिया है वो चाहे पी माइनस करके लिखो या बिना पी के साथ लिखो, तो बात तो एक ही हो गई। यानी बच्चों अगर आप इसको सिर्फ समेशन xi इक्वल टू 3 लिख दो, जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि कैपिटल N जो है वो 10 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 10 है। और बच्चों यहां पर फिर यही काम हो गया दूसरे वाले में, अगर आप फिर से माइनस कर रहे हो तो माइनस करो या ना करो वो आपका एक ही काम है। अगर आप इसको कैंसिल कर दो क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ क्या बन जाएगा, xi का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जहां आई जा रहा है 1 से लेकर के 10 तक। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो डाटा दिया है उस डाटा से देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन होता है तो बच्चों आप इसको फॉर्मूले को एज इट इज उस वे में भी लगा सकते हो, जरूरी थोड़ी नहीं है कि यही वे आपके पास है। आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन xi माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन xi माइनस पी होल डिवाइड बाय n होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों वे हैं, लेकिन जो बच्चों इसका रिजल्ट होगा वही नीचे वाले का भी रिजल्ट होगा। रिजल्ट क्या है दोनों के, रिजल्ट दोनों के बच्चों सेम है, चाहे आप ऊपर वाले का रिजल्ट निकालो चाहे आप नीचे वाले का रिजल्ट निकालो, ये क्या है आपस में सेम है। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशंस में चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बोलो भाई समझ में आया। तो बच्चों अगर आप सारी वैल्यूज जान चुके हो और सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, वो उठा के आप पुट कर दो, इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपने क्वेश्चन तो अब तक कर भी लिया होगा। तो ये क्या है, xi का स्क्वायर। तो बच्चों देखो xi का स्क्वायर आपके पास गिवन है, xi का स्क्वायर बच्चों कितना है, सारी वैल्यूज गिवन है 9 है, कितना है 9, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, कितने दिए हैं 10, ठीक है, समझ में आ गया। माइनस, तो बच्चों समेशन xi कितना है वो 3 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 है, लेकिन यहाँ मीन हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें आगे तो यहाँ पर आपको इसको इवैल्यूएट करना है। क्या आपने इवैल्यूएट कर लिया, क्या निकल के आया ये, अगर 9/10। हाँ 9/10 निकल के आएगा। इसको जल्दी करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको और ही जल्दी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए या जैसे भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 100, दिस इज 9/10। तो बच्चों ये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, और बच्चों यही क्वेश्चन सेम जेईई मेंस में भी था, जो मैंने आपसे पिछले टू पिछले टर्न पे जब डिस्कस कर रहा था तो आपको बहुत ही कम समझ में आ रहा था। ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यही जेईई मेंस में भी प्लेस किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, मैंने वहां पी माइनस किया, यहाँ पे इन्होंने ए माइनस करके लिखा है। और देखो बच्चों ये मैंने लगाया है और सारी वैल्यूज मेरे को पता है, सिर्फ मैंने पुट कर दिया है, आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a-1। तो ये बच्चे जिसकी कॉपी है उसने गलत आंसर टिक किया है, इसका सही आंसर है सेकंड पार्ट रूट ऑफ a-1। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में। तो बच्चों इन सब के लिए आप रेडी हो जाइए, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, आपको और भी समझना पड़ेगा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, काफी आगे तक चलती है अभी धीरे धीरे। दिस इज अब टाइप 1। अब बच्चों टाइप 2 भी देख लीजिए जरा, ये जो अभी आप टाइप 1 टाइप न्यूमेरिकल कर रहे थे उसको हम लोग टाइप 1 न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइप 1 टाइप न्यूमेरिकल। और बच्चों टाइप 2 टाइप भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। टाइप 2 टाइप के कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी देखिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए टाइप 2। टाइप 2 में बच्चों क्या यूज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या यूज होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख करके आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। जैसे बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक एपी गिवन है, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मैंने मान लो इसका जो वेरिएंस है बच्चों वो x है। इसका वेरिएंस मान लो, इस सीरीज है कोई, इस सीरीज के ऑब्जर्वेशन है a प्लस डी, a प्लस 2d, n ऑब्जर्वेशन है, उनका वेरिएंस क्या है बच्चों, x है, ये गिवन है। लेकिन बच्चों अगर हम इस सीरीज में देखें और इस सीरीज में सारे टर्म में से हम a माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 0d, 2d, 3d, n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों इसका वेरिएंस क्या होगा, क्योंकि सर इसका भी वेरिएंस x होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था किसी टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें या किसी टर्म को हम ऐड कर दें तो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पढ़ाया था पत्नी, आपको टेबल में बताया था। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, मीन पे फर्क पड़ता है। मीन ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों अगर आपके पास ऊपर वाली सीरीज दी है तो उसका वेरिएंस अगर गिवन है तो नीचे वाली सीरीज का भी तो वेरिएंस वही होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे एपी के तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, और आप हो सकता है उसको बहुत जल्दी और बहुत तेजी में गलत भी कर दो, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन है बच्चों, लिखना स्टार्ट करिए। अब हम क्वेश्चन लिखना है। इफ द वेरिएंस of the terms, if the variance of the terms in an increasing AP है B1, B2, B3 up to B11 is 90। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर। If the variance of the terms in an increasing AP is 90, वेरिएंस आपके पास गिवन है, ठीक है। Then the common difference of the APs, then common difference of AP is, common difference क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। ये बच्चों यूनिट वाला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट वाला, और ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2019 का। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2019। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो बच्चों आपको क्वेश्चन करना है ये, आप देखिए आप कितना सोच पा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। इफ द वेरिएंस ऑफ द टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी इज 90, यानी एक सीरीज है उसका आपके पास वेरिएंस गिवन है 90, और पूछ रहा है ये जो सीरीज एपी में दी है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपको करना है, करना स्टार्ट करिए। ओके बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। जरा देखिए क्वेश्चन को किस तरह से करना है। बच्चों मैंने आपको अगर अभी बताया था उस कंसेप्ट को धीरे धीरे आप यूज करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से, ठीक है। और 11वां टर्म बच्चों क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 10d। ओके, ये बच्चों 11वां टर्म होगा, ठीक है। तो बच्चों 11वें टर्म का क्या नाम है, B11 है। फर्स्ट टर्म का नाम क्या है, B1 है। सेकेंड टर्म का नाम क्या है, B2 है। उसको बच्चों मैंने AB की तरीके से यूज कर लिया। और बच्चों इस सीरीज का जो वेरिएंस है वो आपके पास गिवन है 90, ठीक है। इस सीरीज का वेरिएंस गिवन है 90, क्वेश्चन में लिखा है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस सीरीज में से हर टर्म में से a माइनस कर तो भी वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरिएंस वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हर टर्म में से a माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा।
यहाँ a माइनस करेंगे d हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, आगे 3d होगा, इस तरह से ये चलता चला जाएगा और लास्ट में आएगा 10d। तो बच्चों इसका भी वेरिएंस कितना होगा, वो 90 होगा। तो बच्चों वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। तो बच्चों क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्योंकि सर उसका फॉर्मूला बताया था आपने कि समेशन में होता है xi का स्क्वायर, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर। कितने ऑब्जर्वेशन है, 0 है, 0 का स्क्वायर, d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर, 3d का स्क्वायर, यही तो करोगे और क्या करोगे, आखिरी है 10d का स्क्वायर। भाई यही तो बताया था, समेशन xi का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों कितने हैं, b1 से लेकर के b11 तक, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। माइनस बच्चों क्या लिखते हो, मीन, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन। तो इन ऑब्जर्वेशंस का बच्चों मीन क्या होगा, आप कहोगे 0 प्लस डी प्लस 2d डॉट 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 10d होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 11 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 90। क्या यहां तक बात समझ में आती है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज गिवन एज वेरिएंस, ये वेरिएंस है बच्चों। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो मैं इसको स्क्वायर रूट में लिखता, ये स्क्वायर रूट में नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएंस गिवन है, ठीक है ना। तो वेरिएंस क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं, वही वेरिएंस होता है। और अगर आपको वेरिएंस नहीं याद है तो आप पीछे से भी जा सकते हो, पीछे से देख सकते हो, मैंने आपको बड़ा बड़ा फॉर्मूला बताया था वेरिएंस का। तो देखो बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आपको साफ सुथरा नीचे, सबसे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया, ठीक है। बस बच्चों क्वेश्चन हो गया, अब आपको पेशेंस रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना मेरे इंतजार किए। अब आप कहोगे सर ये सॉल्व ही तो नहीं हो रहा है, क्यों भाई क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है। कहोगे सर उसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, यही तो आता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नहीं जानते हो अप टू 10 स्क्वायर, कहोगे सर जानते हो। 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 n, n यानी कि कितना है बच्चों, n प्लस 1, n होगा आपका 10, n प्लस 1 यानी कि 11, 2n प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 21, ये वैल्यू हो गई। होल डिवाइडेड बाय 11, होल डिवाइड बाय 11 माइनस, इधर आओ बच्चों उसके अंदर, इसके अंदर आओ, नीचे 11 है, d कॉमन ले लो ऊपर से तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n होता तो 1/2 n प्लस 1 लिखते हैं, लेकिन n की वैल्यू यहाँ 10 है तो 1/2 10 10 प्लस 1 यानी कि 11, ये हो गया, दिस इज इक्वल टू 90। अब बच्चों इसे क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए आप, सॉल्व करने पे आपको डाटा समझ में आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो गया, किया, और नीचे देखो बच्चों यहाँ पे भी 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आता है, 2 5 या 10 हो जाएगा। यस सर। जब 2 5 या 10 हो जाएगा तो ये 25d स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या निकल के आ रहा, कहोगे सर 2 5 या 10, 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, तो सर ये हो गया 35d स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो सर यहां से आ गया 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 90, यहां से d की वैल्यू आ गई, d स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। यस बेटा बताइए सर, वो 25 थोड़ी होगा, वो 25 नहीं होगा। अच्छा हाँ, वो ऊपर स्क्वायर है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन बेहद आसान है और किस तरह से एग्जाम्स में दिया गया है और कितना इजी क्वेश्चन है जो आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस करने की सारी ट्रिक होती है कि आप कितना जल्दी सोच पा रहे हैं, क्या आपको वो मैजिक टेबल याद है कि नहीं याद है, कितना जल्दी सोच पा रहे हैं। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के 6 टाइप्स बना रखे हैं, उन 6 टाइप्स के अलावा और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं।
ये मेरा दूसरा टाइप चल रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड। ये मेरा अभी दूसरा टाइप चल रहा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके पहले मैंने पहला टाइप तो आपको बता ही दिया था, टाइप 1। तो टाइप 1 में तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था, वो तो सिर्फ यही था कि अगर हम किसी भी सीरीज ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अनचेंज रहता है। बस यही कंसेप्ट था टाइप 1 पे। तो बच्चों आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अब तक कर लिया होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा। मैं हर क्वेश्चन को एग्जांपल ही लिखता हूं, देखिए। तो बच्चों इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स, if the mean deviation of the numbers, if the mean deviation of the numbers है बच्चों आपके 1 plus d, 1 plus 2d, dot 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 1 plus 100d। ध्यान से देखिए बच्चों, if the mean deviation of the numbers 1 plus d, 1 plus 2d, dot 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 1 plus 100d from their mean, क्योंकि मीन डेविएशन दो तरीके से होता है, मीडियन के अबाउट, मीन के अबाउट। ये मीन डेविएशन है फ्रॉम देयर मीन इज 255 कह रहा है, देन d is equal to, then d is equal to, d क्या होगा? तो बच्चों आपको d की वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू निकल करके आएगी? इसके 4 ऑप्शंस भी हैं, वो मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन 20.0, बी ऑप्शन 10.1, सी ऑप्शन 20.2, डी ऑप्शन 10.0। बच्चों ये 4 आंसर्स दिए गए, आपको सोचना होगा कि यहां पर डी की क्या वैल्यू होगी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है मैं इसको करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। कैसे होगा क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बच्चों जो आपके पास डाटा दिया है पहले वो लिखिए। क्या है आपके पास? 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d, इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस 100d। बी पार्ट 10.1, 10.1 इज द करेक्ट आंसर। गुड। तो बच्चों आपके पास जो ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को पहले देख लेते हैं। ये दिया हुआ है और मैंने बच्चों इसका कंसेप्ट बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि सब सारे नंबर्स में से सेम नंबर, यानी कि अगर आप 1 माइनस कर दें, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन में 1 को ऐड किया गया है, तो अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर दें, तो 1 माइनस करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? ये 100d हो जाएगा लास्ट में। ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हो वही मीन डेविएशन के लिए भी होता है। मैंने आपको मैजिक टेबल में बता रखा है। तो बच्चों अगर ऊपर वाली सीरीज का जो मीन डेविएशन अबाउट मीन है वो अगर 255 है ना, ऊपर वाली सीरीज का अगर मीन डेविएशन 255 है, तो नीचे वाली सीरीज का भी मीन डेविएशन 255 होगा। यही तो मतलब हुआ। लेकिन बच्चों जो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है 0d, 2d, 100d, पहले तो आप इनका क्या निकालेंगे? अभी तो आप इनका पहले मीन निकालिए, तभी तो आप मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हैं। पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम इन ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर सबको ऐड कर दीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो स्टेप वाइज करिए, सबको ऐड कर दीजिए और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने हैं ये? 1 प्लस 100d लास्ट में खत्म हो रहा, इसका मतलब ये 101 ऑब्जर्वेशन रहे हो। ठीक। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d कॉमन लेंगे, तो ये 1 से लेकर 100 तक का सम आ जाएगा 1/2 n plus 1, यानी 101 इंटू d अपॉन 101। तो बच्चों ये सॉल्व होकर के आ गया है 50d। तो बच्चों ये तो आपका आ गया मीन आ गया। अब आपके पास डाटा गिवन है बच्चों मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का
डाटा तो मैंने बच्चों आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं। उसका डाटा लिखते हैं बच्चों समेशन xi माइनस m होल डिवाइड बाय n। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था मीन डेविएशन का, नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, दैट इज समेशन xi माइनस m मॉड होल डिवाइड बाय n। ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको बच्चों आप अप्लाई करिए, यानी हर ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करिए। तो कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे मीन डेविएशन 255 इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे 0 माइनस 50d, फिर d माइनस 50d, ऐसी तो लिखेंगे, फिर 2d माइनस 50d, ऐसे करके yes, बच्चों sir. आप माइनस करते चलते चले जाएंगे। फिर आखिरी में आएगा 100d माइनस 50d, यही तो आएगा, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे। और आखिरी में आ जाएगा n, n क्या आएगा 101, ये है। अब बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो बच्चों आपको पास सबसे पहले 50d आया, ठीक है, फिर 49d आया, 50d के बाद क्या आएगा 49d आएगा, माइनस करते जाओ, फिर 48d आएगा, ऐसी तो आएगा 48d, क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे करते करते बच्चों बीच में 50d माइनस 50d आएगा, वो 0 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं भाई, 0d, फिर d, फिर 2d, फिर 3d, फिर 4d, ऐसे करके 20d, 25d, 30d, 35d, 50d, 50d के बाद फिर से आगे बढ़ेगा 51d, 52d, 53d, ऐसे करके चलता चला जाएगा। लेकिन बच्चों जब आप 50d माइनस 50d करोगे तो वो 0 हो जाएगा, और बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगे, बाकी जो सारे टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगे। तो उनको हम डबल कर लें डायरेक्टली, अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये पहले आप देख लो। क्या बच्चों हम इसको डबल कर लें, क्योंकि लिखते 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 आएगा 49d माइनस 50d, तो वो हो जाएगा d, उसके बाद आएगा 50d माइनस 50d, वो हो जाएगा 0, उसके बाद बच्चों आएगा 51d माइनस 50d, तो वो क्या हो जाएगा 1d, फिर आएगा, मेरा आप समझ गए होंगे मतलब 52d माइनस 50d, क्योंकि आपको 100d तक चलना है, समझ रहे हो कि नहीं, 0 माइनस 50, d माइनस 50, 2d माइनस 50, ऐसे करके आपको कहां तक चलना है 100 तक चलना है। तो बच्चों ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे डबल हो जाएंगे। जब 50d माइनस 50d लिखोगे तो वो 0 हो जाएगा, उसके आगे और उसके पीछे वाले एलिमेंट सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल होने का मतलब हम उनको क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, डबल कर दी। और होल डिवाइडेड बाय हम क्या कर सकते हैं 101, वो तो पहले ही से लिखा है। तो बच्चों आप करना कुछ नहीं, आपके पास सारा अस्त्र तैयार है, इसको आप कर लो, ठीक है। 2d कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1/2 nn प्लस 1, तो n आपका 50 है, यानी कि 50 इंटू 51, समझ गए भाई, भाई 2d इंटू 1/2, 50 इंटू 51 डिवाइड बाय 101, डिवाइड बाय 101, ये हो गया। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास d की वैल्यू निकल के आएगी, और बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो 10.1 आएगा। आप इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लो। इसको बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो 10.1 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है बच्चों, काफी सारे बच्चों का हो गया होगा ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, तो आदित्य बेटा तुम प्रोसेस देख लेना, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने तो नहीं बैठा हूं, मैं ना तुम्हारी कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम इसका आइडिया पूरा ले लेना ताकि तुम्हारा एग्जाम में ना गलती हो गलत से भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, बच्चों, sir. उसके बाद टाइप 3 पे आते हैं हम लोग। टाइप 3 के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, टाइप 3 तक ही आज पढ़ेंगे, पहले टाइप 3 देख लें होता क्या है। टाइप 3 में क्या होता है बच्चों, 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग टाइप के होते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कैसा होता है देखो जेई के क्वेश्चन सीधा देखिए बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम्पल, क्वेश्चन मैं पहले आपको लिख देता हूं, आराम से समझो। क्वेश्चन है बच्चों,
the mean and variance of 7 observations. The mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. ठीक है, मीन और वेरिएंस आपके पास गिवन है. If 5 of these observations, if 5 of these observations are, मतलब 7 में से 5 आपको दिए हुए हैं, 2, 4, 10, 12 और 14, then the absolute difference मतलब जो बाकी बचे हुए 2 ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस लेके मॉड ले लो, मतलब ऐसे एग्जाम में गिवन है, then the absolute difference of the remaining 2 observations is, ये है बच्चों क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में. ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर 0 to 9 के बीच में आपको देना होता है. ये 0 to 9 के डिजिट वाला क्वेश्चन है. मैं इसके आंसर जबरदस्ती के बना देता हूं. ए पार्ट है 1, बी पार्ट है 2, सी पार्ट है 3 और डी पार्ट है 4. ये 4 आंसर्स है. आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए. लिखा है मीन और वेरिएंस 7 ऑब्जर्वेशन का आपके पास गिवन है, उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, यानी 7 में से 5 गिवन है. जो बाकी बचे हुए 2 ऑब्जर्वेशन उनका आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है. कहने का मतलब अगर बाकी बचे 2 ऑब्जर्वेशन आपके ए और बी है तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी. ये तो डिफरेंस हो गया, और एब्सोल्यूट का मतलब हम क्या कहते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट डिफरेंस कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, उसको मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे पहले बच्चों आपके पास मीन तो गिवन है, तो मीन को गिवन है तो मीन तो बहुत ही इजी टाइप नंबर है. ऐसा तो है नहीं काफी बड़े नंबर हो जो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना पड़े. जब बड़े नंबर्स आएंगे तो उसका मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया है. तो बच्चों आपको पास जो नंबर है वो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ. वो नंबर है 2, 4, 10, 12, 14 ए और बी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों इनका हम क्या निकाल लेते हैं, हम इनका निकाल लेते हैं मीन. ये देखो बच्चों मैंने इनका क्या निकाल लिया, मीन. कितने हैं, 7 है, और ये मीन किसके इक्वल है, 8 के इक्वल. अब बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास a प्लस बी आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. कितना आ रहा है a प्लस बी बच्चों, 8 7 जा 56, 12 और 10 22, 26, 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42, 42 और 56 14 14 आ रहा है बच्चों. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है बच्चों, वेरिएंस गिवन है. वेरिएंस क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर. वेरिएंस होता है हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज इक्वल टू 7 माइनस मीन. मीन बच्चों पहले से गिवन है 8 स्क्वायर. यही तो होता है मीन का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस. वेरिएंस आपके पास गिवन है. कितना है वेरिएंस, 16. हो गया. तो बच्चों यहां से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा. जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकल के आ रहा, वो आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी. तो 8 का स्क्वायर 64, उसको उधर कर दीजिए, तो 64 प्लस 16 और उसमें 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये वाले 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहां तक जाएगा, ये 14 स्क्वायर तक जाएगा. 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये ऐसे करके कहां तक जाएगा, 12 स्क्वायर और 14 स्क्वायर. ठीक है ना. तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर कर लो. दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर
प्लस 12 स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, ये है। ये आपके 5 ऑब्जर्वेशन, बाकी तो ए और बी उनका स्क्वायर। तो बच्चों यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, निकल के कितना आ रहा है? बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एग्जाम में ये वाले, अगर आपको पेशेंस लूज कर गया तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब से आप देख रहे हो, आप मीन और वेरिएंस यही फॉर्मूले लगा रहे हो और क्वेश्चन कटाकट प्रॉपर्टीज यानी मैजिक टेबल को यूज करके कटाकट करते चले जा रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये 100 आ रहा है, आप जरा चेक करो। सेकेंड ओके बच्चों, आप छोड़ दो उसको यहीं पे, अब और समझना चालू कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों ये 100 आ रहा है, ठीक है, और ए प्लस बी आपका अभी आपने निकाला है वो 14 आ रहा है। आपके पास दो इक्वेशंस हो गई बच्चों। अब इन दो इक्वेशन से आपको क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना है। तो बच्चों अब आपके पास तो दो ऑप्शंस हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑब्जर्वेशन मेथड से सोच लो ए और बी क्या होंगे, और यदि आपको ऑब्जर्वेशन नहीं करने आ रहा है तो आप ऐसे सोच लो कि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों आप पहली इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का जब बच्चों हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से बच्चों आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी ए बी की वैल्यू आ रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 14, 196 माइनस 14 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 96/2 48। ये वैल्यू बच्चों आपकी निकल के आ रही है ए बी की। तो बच्चों मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब बच्चों अगर आपके पास ए बी निकला है तो आप क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं निकाल सकते? कहोगे सर वो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वैल्यू लगा दो। तो ए प्लस बी यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी कितना है? 48 है। तो बच्चों ये सॉल्व होकर के आपका आ गया 196 माइनस 4 इंटू 48, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 17 18 19। ओके, तो ये वैल्यू बच्चों सॉल्व होकर के आ रही है। कितना है ये डिफरेंस, कितनी आई? उसका फिर स्क्वायर रूट भी लेना है, तो 4 का आएगा, 4 का स्क्वायर 196 माइनस 192 4, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू 4 आ रही है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन आपको मॉड लेना है तो ये पॉजिटिव यानी कि इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर 2 हुआ है, ठीक है। और बच्चों आप ध्यान से देखते हो, आप इसको ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते थे, आप इसको ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हैं यदि आपके पास डिफरेंसेस पहले से ही ऑप्शंस में गिवन हो 1 2 3 4। तो आप ऐसे कोई भी दो नंबर सोच लो जिससे आपका ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन हो जाए, आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते थे डायरेक्टली सोच करके, ठीक है। जैसे 8 और 6 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहली दो इक्वेशंस जो है इनको 8 और 6 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 8 प्लस 6 14 होता है और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100 भी होता है। तो इसका मतलब ए और बी आपको 8 और 6 डायरेक्ट भी नजर आ रहा है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। ऐसे भी आप डायरेक्टली सोच सकते थे, और ये आप करके देखना चाहें तो आप करके इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये 2 ऑब्जर्वेशन वाले मिसिंग वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये टाइप 3 था। ऐसे करके 6 या 7 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एडवांस लेवल और मेंस लेवल पे पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास तुम लोग यहीं तक कवर करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे और भी बताएंगे और कौन से क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं।